खौफनाक आवाज भी गूंजने लगी। लगता है जंगल में कोई औरत मुसीबत में फंसी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। हमें चुपचाप यहाँ खड़े रहने के बजाय उस तरफ जाकर देखना चाहिए। हो सकता है उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत हो। रमेश दादा ने उस अजनबी को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि आधी रात को घने जंगल में किसी औरत का रोना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन वो अजनबी झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रमेश दादा भी डरते डरते उसके पीछे गए। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वो रोने की आवाज अब इसी पेड़ के पीछे से आ रही है। तुम चुप क्यों हो गए हो? मुझे उत्तर दो, मुझे यहाँ रुकने में बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं आपके नाम की भी स्टोरी बना सकता हूँ। बस आप अपना नाम कमेंट कर दें। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पूरे 1 हफ्ते लग जाते हैं। आपको सब्सक्राइब करने में बस 1 मिनट लगेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बिहार के एक दूर दराज और छोटे से गांव शिवपुर की ये खौफनाक कहानी है। इस गांव की ज्यादातर आबादी पलायन करके शहरों में जा बसी थी, जिसके कारण यहाँ केवल कुछ बुजुर्ग ही बचे थे। गांव की कच्ची सड़कें, दूर दूर बने मिट्टी के मकान और चारों तरफ फैली घनी झाड़ियां रात के समय माहौल को और भी भयानक बना देती थीं। इसी गांव के मोड़ पर बद्री काका की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां गांव के चुनिंदा लोग रात को इकट्ठा होकर दिल बहलाया करते थे। बद्री काका की दुकान पर केरोसिन की लालटेन जल रही है, बारिश हो रही है और 2 नए युवक टपरी पर आते हैं। बद्री काका, जरा 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बना दीजिए। आज इस घनघोर बारिश और ठंडी हवाओं के बीच आपकी टपरी पर गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। क्यों रमेश दादा, आप इतनी देर रात यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? रमेश दादा गांव के सबसे पुराने और तजुर्बेकार बुजुर्गों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन में गांव और आसपास के जंगलों में कई अजीब और रहस्यमय घटनाओं को घटते देखा था। जब विकास ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी पुरानी छड़ी पर हाथ टिकाया, चाय का एक घूंट लिया और रहस्यमय मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगे। अरे विकास बेटा, इस उम्र में नींद कहाँ आती है? मैं तो बस इस बारिश की आवाज सुन रहा था। वैसे तुम दोनों इतनी देर रात जंगल वाले रास्ते से आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? इस मौसम में तो इस गांव के रास्ते पर अजीब चीखें सुनाई देती हैं। विकास और उसका दोस्त राहुल दोनों शहर से गांव घूमने आए थे और वे भूतों और प्रेतों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन रमेश दादा की बात सुनकर उनके अंदर की उत्सुकता जाग उठी। बारिश और तेज होने लगी थी और बिजली कड़कने की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। रमेश दादा, हमने सुना है कि आपके 7 सालों पहले इस जंगल के रास्ते में कोई बहुत ही डरावनी घटना घटी थी। आज इस ठंडे और तूफानी मौसम में चाय की चुस्की लेते हुए हमें वो सच्ची खौफनाक कहानी जरूर सुनाइए। रमेश दादा ने एक लंबी सांस ली, अपनी आँखों को बंद किया और यादों के उस काले पन्नों को पलटने लगे जो आज से ठीक 20 साल पहले घटी थी। उस वक्त रमेश दादा एक पास के कस्बे में सरकारी नौकरी किया करते थे और रोज रात की आखिरी बस से गांव वापस लौटा करते थे। ठीक है बच्चों, अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनो। ये बात आज से 20 साल पुरानी है, जब मैं कस्बे से रात की आखिरी बस पकड़कर अपने गांव आ रहा था। रात के करीब 12 बज चुके थे और बस स्टॉप पर मेरे सिवा एक अजीब सा अजनबी उतरा था। वह बस स्टॉप एकदम सुनसान जगह पर बना हुआ था। चारों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था। उस वक्त गांव जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती थी और लगभग 8 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। तभी वो अजनबी आदमी रमेश दादा के करीब आया। भाई साहब, लगता है इस रात को यहाँ कोई ऑटो या गाड़ी नहीं मिलने वाली। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो पैदल ही अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप भी उसी तरफ जा रहे हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं।
रामेश दादा ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रामेश दादा को अकेले इतने घने जंगल से गुजरने में थोड़ा झिझक महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस अजनबी के साथ जाने का फैसला कर लिया, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ठीक है भाई, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ। अकेले जाने से तो बेहतर ही है कि दो लोग साथ में चलें। लेकिन इस घने जंगल का रास्ता रात के वक्त सुरक्षित नहीं माना जाता। यहाँ कई अनहोनी बातें प्रसिद्ध हैं। दोनों ने जंगल के कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं और तेज हवाओं के कारण बड़े-बड़े पेड़ आपस में टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रहे थे। जंगल में उल्लू और गीदड़ों की रोने की आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराना लोहे का बोर्ड दिखाई दिया। आप बेकार में इन पुरानी अंधविश्वासी बातों से डर रहे हैं। इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सब इंसानों के दिमाग का वहम है। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए और फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रामेश दादा उस बोर्ड के पास रुके। उस पर लाल रंग के अजीब अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। बिजली की चमक में जब रामेश दादा ने उसे पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर लिखा था, जो आगे बढ़ गया वो पीछे न देखे, जो मुड़ गया वो कभी घर न पहुँचे। सुनो भाई, जरा इस बोर्ड को पढ़ो। इस पर कितनी डरावनी बात लिखी हुई है। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने के बजाय वापस बस स्टेशन की तरफ लौट जाना चाहिए। ये रास्ता मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वो अजनबी आदमी बिना मुड़े आगे बढ़ता चला गया। उसने रामेश दादा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में रामेश दादा को भी उसके पीछे भागना पड़ा। रास्ते में बारिश और तेज हो गई, इसलिए दोनों ने एक पुरानी वीरान सी झोपड़ी के छप्पर के नीचे शरण ली। झोंपड़ी के पास खड़े होकर वे बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक जंगल के बीच से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत तकलीफ में है। उस रोने की आवाज के साथ साथ छन छन करती पायल की खौफनाक आवाज भी गूंजने लगी। लगता है जंगल में कोई औरत मुसीबत में फंसी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। हमें चुपचाप यहाँ खड़े रहने के बजाय उस तरफ जाकर देखना चाहिए। हो सकता है उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत हो। रामेश दादा ने उस अजनबी को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि आधी रात को घने जंगल में किसी औरत का रोना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन वो अजनबी झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रामेश दादा भी डरते डरते उसके पीछे गए। अचानक वो अजनबी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? वो रोने की आवाज अब इसी पेड़ के पीछे से आ रही है। तुम चुप क्यों हो गए हो? मुझे उत्तर दो। मुझे यहाँ रुकने में बहुत डर लग रहा है। जब रामेश दादा उस अजनबी के पास पहुँचे और उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वो अजनबी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो दृश्य देखकर रामेश दादा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी अब औरत की आवाज में जोर जोर से रो रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से गायब था। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और उस आसमानी रोशनी में रामेश दादा ने देखा कि उस अजनबी के पैर उल्टे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। वह भयानक साया राक्षसी हंसी हंसने लगा। उसकी गर्जना से पूरा जंगल हिल उठा। मूर्ख इंसान, तू समझ रहा था कि मैं कोई साधारण यात्री हूँ? मैं तो बरसों से इस जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था और आज तू खुद चलकर मेरी गिरफ्त में आया है। रामेश दादा के पास अब सोचने का बिल्कुल समय नहीं था।
उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, मन ही मन भगवान का नाम जपा और पीछे मुड़कर बिना देखे पागलों की तरह भागने लगे। झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रही थीं, पैर पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भागते भागते अचानक उनका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब अगली सुबह मेरी आंखें खुलीं, तो मैं अपने गांव के रास्ते पर नहीं, बल्कि वापस उसी बस स्टेशन के बेंच पर पड़ा हुआ था। मेरा शरीर पूरा भीगा हुआ था और चोटों के निशान थे। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात की ड्यूटी नहीं की और न ही कभी उस रास्ते से अकेला गुजरा। रामेश दादा की कहानी खत्म होते ही चाय की टपरी पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। विकास और राहुल दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी वही खौफनाक ठंडक बाकी थी।